नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका रेशो की इस बेहतरीन क्लास में। अभी तक आप सभी जानते हैं आपने 2 क्लास ले ली है, जिसमें एक आपकी 1 घंटे की 1.5 घंटे की प्रॉपर क्लास थी और एक 2.5-3 घंटे के आसपास मैराथन क्लास थी। तो यहाँ पर आज ये रेशो की लास्ट क्लास आने वाली है। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्लास होगी वो होगी रेशो एंड प्रपोर्शन की क्लास होगी, जिसमें सिर्फ प्रपोर्शन टॉपिक को पढ़ाया जाएगा। और उम्मीद करता हूं आप सभी ने ये सारी क्लासें कंटिन्यू देखी होगी, ताकि आपके सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर हो और आगे की चीजें आपको समझने में आसानी रहे। तो जल्दी से फटाफट सभी को गुड मॉर्निंग, और सारे बच्चे एक बार क्लास को शेयर कर दे। फटाक से एक बार सारे बच्चे अपनी हाजिरी दे दे। कौन कौन बच्चा आ चुका है, फटाफट फटाफट से सारे बच्चे एक बार जुड़ जाइए। ओके, फटाफट जल्दी जल्दी करो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्ते, जय हिंद, जय हिंद सभी को। चलो भाई, देखो बड़े ध्यान से मैं आपको बता दूं, आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो पर्टिकुलर बेस के क्वेश्चन करने वाले हैं। आप इस क्लास के लिए, इस क्लास की पीडीएफ के लिए स्मार्ट विंग्स का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। जो लास्ट क्लास थी उसकी पीडीएफ में गलती से डालनी भूल गया, अभी की क्लास खत्म होते के साथ ही उसकी पीडीएफ मैं आपको डाल दूंगा। ठीक है, चलो ध्यान से बात समझना। अब जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, सबसे पहले देखो 48 क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं, और ये जो क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन नंबर है? 49 नंबर। क्या है क्वेश्चन? आप बड़े ध्यान से इस बात को समझ लो एक बार, बड़े ध्यान से एक बार आप इस क्वेश्चन को पढ़ो और मुझे 1 मिनट का समय दे दो बस। किसका समय दे दो? 1 मिनट का समय। 1 मिनट का समय है मेरे पास, तो आप कोई भी बच्चा, घबराने की जरूरत नहीं। मैं कहाँ गया? मैं यहाँ पे ही हूँ, आपकी क्लास में प्रेजेंट हूँ। आप एक बार फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर दो, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दो, फटाफट एक बार, जल्दी जल्दी सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दो। जिसको आता है वो दो, जिसको नहीं आता है कोई बात नहीं, वो वेट करो एक बार के लिए। चलो भाई, मैं आ गया, मैं प्रेजेंट हूं आपकी क्लास में। चलो ध्यान से देखो, क्वेश्चन कॉइन्स से रिलेटेड है। कॉइन्स मतलब सिक्कों से रिलेटेड, और ये क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, लगातार पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एक ऐसे क्वेश्चन की बात करता हूँ जो आपको बहुत कुछ सिखाएगा। ध्यान से बात समझना। बोल रहा है हमारे पास कुछ प्रकार के कॉइन्स है, और जो वो कॉइन्स है वो 25 पैसे के रूप में है। कितने के रूप में? 25 पैसे के रूप में है। वो 50 पैसे के रूप में है, वो 2 रुपए के रूप में है, और वो आपके 5 रुपए के रूप में है। आपको इससे पहले थोड़ी सी बेसिक चीजें आपको समझनी पड़ेगी। जैसे मैं आपको बताऊं कि सर, अगर हमारे पास कॉइन्स 50 पैसे हैं और इसको हम रुपए में बदलना चाह रहे हैं, हम पैसे को रुपए में बदलना चाह रहे हैं, पैसे को रुपए में बदलना चाह रहे हैं, तो हम इस जितने ये पैसे हैं इसको हम 100 से भाग दे देंगे, तो ये रुपए में बदल जाएगा। रुपए में जब बदलेगा तो ये हो जाएगा 1/2 रुपए। हाँ या ना? यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि एक पैसा क्या होता है, तो आप बोलोगे एक पैसा होता है 1/100, 1/100 रुपीज। हाँ या ना? क्या ये बात आप सारे समझ गए कि आप सबसे पहले, अगर मैं आपसे बोलूं सर कास्ट सर्टिफिकेट ओबीसी से हूं, मेरे पास सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, अगर मैं फॉर्म डेट से बाद में बनाऊं तो क्या चलेगा? 3 डेज बाकी है। नहीं, आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म डेट से पहले होना चाहिए। अभी भी 3 दिन का टाइम है, आप कर लो, लेकिन आप लास्ट के डेट का इंतजार मत करना। लास्ट की सबसे लास्ट में आप फॉर्म भरोगे तब कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एसएससी ने खुद नोटिफिकेशन दिया था कि आप लास्ट का इंतजार मत करना। अब देखो ध्यान से, मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले बोलता हूँ किस किस प्रकार के सिक्के हैं। यानी कि आपको पहली चीज पता होगी, टाइप्स ऑफ कॉइन्स। क्या पता होगा? टाइप्स ऑफ कॉइन्स, टाइप्स ऑफ
कॉइन्स, यानी कि जो सिक्के हैं वो किस प्रकार के हैं, आपको ये बात पता होगी। आपको बोला गया कि 25 पैसे। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं 25 पैसे को क्या लिख सकता हूं 1/4 रुपए? हाँ या ना? क्यों? क्योंकि 25 को 100 से भाग दे दूंगा। सबसे पहले ये लिखो 50 पैसे। 50 पैसे को क्या लिख सकता हूं मैं? आप बोलिए 50 पैसे को लिख सकता हूं 1/2 रुपए। 1/2 रुपए। और ये आपके 2 रुपए है और ये आपके 5 रुपए है। सबसे पहली चीज आपको हमेशा पता होगी कि आपको पास किस प्रकार के सिक्के हैं। क्या बात पता होगी? आपके पास किस प्रकार के सिक्के हैं। अब सिक्के होने के बाद में हम दो चीज और पता कर सकते हैं, उनकी संख्या कितनी है, उनकी संख्या कितनी है, और हमारे पास जो पैसे हैं वो कितने हैं, ये बात हमें पता होनी चाहिए। ध्यान से चीजों को समझना। अब आपके पास दूसरी चीज दी है, उन सिक्कों की संख्या। उन सिक्कों की क्या संख्या? तो मैंने बोला उन सिक्कों की संख्या हमें पता है, नंबर ऑफ कॉइन्स हमें पता है, संख्या का अनुपात पता है। तो आपने बोला संख्या का अनुपात होगा कितना? 5:5, 4:1, 3:1। यस या नो? 1। अच्छा आप ये बताओ, आपके पास ध्यान से बात समझना, आपके पास 25 पैसे के 5 सिक्के हैं, संख्या 5 है, तो क्या आप बता सकते हो आपके पास इनकी राशि क्या होगी? यस या नो? तो आप इन दोनों की हेल्प से राशि बता सकते हो। पहला काम क्या है, आप इन दोनों की हेल्प से राशि बता सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बच्चे हो, आपको मान लो आपके घर वालों ने 10-10 के नोट दिए, आपको 100 रुपए चाहिए थे, तो आप क्या बोलोगे? 10 गुणा 10 बराबर 100। हाँ या ना? 10 रुपए के 10 नोट आपको चाहिए। तो यानी कि आप यहां पर आप क्या करोगे, आपके पास यहां पर टाइप्स ऑफ कॉइन्स है और नंबर ऑफ कॉइन्स है, इनकी आप मल्टीप्लाई कर दोगे। क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। और जब मल्टीप्लाई करोगे तो 5 की गुणा 1/4 में करोगे तो ये 1.25 आएगा। आप इसको 5/4 मत लिखना, मल्टीप्लाई करोगे 5/4 आएगा। इसको सोल्व करके लिखना ताकि आपके सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर एक बार के में आ जाए। तो पहला काम ये हुआ। दूसरा काम, आप 4 में गुणा करोगे। किस में गुणा करोगे? 4 में गुणा करोगे 1/2 की तो 2 आएगा। 2 में गुणा करोगे 3 की 6 आएगा। और 5 में गुणा करोगे तो 1 आएगा। तो हमने क्या किया, हमारे पास दो चीजें थी। एक थी हमारे पास टाइप्स ऑफ कॉइन, किस प्रकार के सिक्के हैं, और एक उनकी संख्या का अनुपात था। तो हम यहाँ पर जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास राशि का भी अनुपात आएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। जय हिंद सभी को। ठीक है, क्या आएगा? राशि का भी अनुपात आएगा। फॉर्म भर दिया है सर, सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनाया, तो बेटा अब बनाने का भी फायदा नहीं होगा आपको। ध्यान से बात समझना। देखो अब बड़े ध्यान से एक बात समझना, आपसे मैं पूछूं यहां पर आपने क्या किया, राशि कितनी हुई आपके पास, आपने इन सबको जोड़ दिया, 6 और एक 7 और एक 8 और एक 9, 9.25 रुपए की राशि होगी। कब? जब आपके पास 25 पैसे के 5 सिक्के हैं, 50 पैसे के 4 सिक्के हैं, 2 रुपए के आपके पास 3 सिक्के हैं और 5 रुपए के 1 सिक्के हैं। तो कितनी राशि हुई आपके पास? 9.25। यस या नो? यस। अब देखो आपके पास जो राशि है वो 285 है। ये 9.25 नहीं, ये कितनी है? 285 है। कितनी? 285। बताओ यही आएगा क्या? गलत तो नहीं कर दिया हमने? यस या नो? सर कितने बजे क्लास स्टार्ट होती है? क्लास स्टार्ट होती है 9 बजे। दोबारा समझ लो, जो बच्चे लेट आए हैं वो ये समझ लो कि आपके पास 25 पैसे के सिक्के हैं, तो हमने सिक्कों को सबसे पहले जो कॉइन्स थे उनको रुपए के रूप में लिखा। 25 पैसे को मैं 1/4 लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ? 25/100, और ये हो जाएगा आपका कितना? 1/4। इसी प्रकार से 50 पैसे को मैं 1/2 रुपए लिख सकता हूँ। और यहाँ पे हमारे पास दूसरा नोट किसका है? 2 रुपए का है, 5 रुपए का। इनकी संख्या का अनुपात है 5, 4, 3, 1। यस या नो? आप बोलोगे हाँ सर। तो यहाँ पे 5 रुपए का 1 सिक्का होगा तो ये 5 हो गए। हमने ये गलती कर दी थी जिसकी वजह से हमारी कैलकुलेशन नहीं हो रही थी। 6, 5, 11, 2, 13 और एक 14.25। ये क्या हुआ? टोटल हो गए 14.25। अब हमारे पास अगर ये सारे के सारे सिक्के हैं तो हमारे पास जो रुपए है वो है 14.25,
लेकिन 14.25 नहीं, क्वेश्चन में कितने बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है 285। कितने बोल रहा है? 285। अब देखो आप ये बोलोगे सर इस 14.25 को 285 बनाने के लिए हम कितने से गुणा करेंगे? हम 14.25 से भाग देंगे 285 को, और आप देखेंगे भाग देने के बाद 20 आएगा। कितना आएगा? 20। तो इसका मतलब अगर इसमें हम 20 से गुणा कर दे, अगर इसमें हम 20 से गुणा कर दे मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 285। कितना हो जाएगा? 285। दोबारा समझ लो, हमारे पास टाइप्स ऑफ कॉइन था, उसके बाद संख्या थी, हमने टाइप्स ऑफ कॉइन की संख्या में गुणा करी तो राशि आई, लेकिन ये सारी चीजें रेशो में थी। अब हमें पता चला कि इसमें 20 से गुणा कर देंगे तो 285 हो जाएगा। तो अब आप ये बात ध्यान रखना, आपके पास जो 20 आया उसकी गुणा जिसमें करोगे वो आपको एक्चुअल डाटा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? वो आपको एक्चुअल डाटा मिल जाएगा। पूछा क्या था? बोला था कि 25 पैसे और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या का अंतर बताओ। अच्छा, 25 पैसे में कितने? आप बोलोगे 5 सिक्के हैं, और 5 रुपए का कितना है? 1, तो अंतर कितना होगा? 4। तो आप मुझे बताओ 4 रेशो का मान क्या होगा? तो आप बोलोगे 20 गुणा 4 और इक्वल टू 80। तो पहला क्वेश्चन ये था जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। डन है बातें? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बड़े ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 615 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं? 615 सिक्के हैं। उसमें आपके पास 1 रुपया है, आपके पास 50 पैसे हैं, और आपके पास 25 पैसे के सिक्के हैं। तो मैं लिख दूं किस किस प्रकार के सिक्के हैं? आपने कहा रुपये 1 का है, यस या नो? अच्छा, रुपये 1/2 का है। 1/2 क्यों किया? सर 50 पैसे को हमने 1/2 लिख लिया। रुपये 25 पैसे का है, तो 25 पैसे को भी हमने क्या लिख लिया? सर 1/4 लिख लिया। रुपये 1/4। बताओ किसी बच्चे को दिक्कत? ये हमारे पास हो गए नंबर टाइप्स ऑफ कॉइन्स, किस प्रकार के सिक्के हैं। अब हमें क्या दिया है? उनके मूल्य का क्रमशः अनुपात। ये है मूल्य मतलब राशि, मूल्य मतलब राशि। ये आपके पास टाइप्स ऑफ कॉइन्स थे, ये आपके पास राशि थी, यानी कि आपके पास अमाउंट था इनका, और ये अमाउंट का रेशो कितना था? ये रेशो था आपका 3:5:7। यस या नो? आप बोलोगे यहां से। अब देखो आपसे सिक्कों की कुल संख्या दी है, इतने सिक्के 615 सिक्के। तो आप इन दोनों की हेल्प से एक रेशो बना सकते हो नया, और वो रेशो क्या है? आप बोलोगे वो रेशो है सर इनकी संख्या का। इनकी किसका? संख्या का। यस या नो? बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। कैसे आसान है? आप बोलोगे जब भी हमें संख्या बतानी है, संख्या अगर हमें बतानी है तो हम क्या करेंगे? जो हमारी राशि है, जो हमारी राशि है उसको टाइप्स ऑफ कॉइन से भाग दे देंगे। क्या करेंगे? उसको टाइप्स ऑफ कॉइन से भाग दे देंगे। यस या नो? जैसे आपके पास अगर 100 रुपए है, आपके पास मेरे भाई कितने रुपए हैं? 100 रुपए हैं, और 5 रुपए के सिक्के हैं, तो 100 को आप 5 से भाग दोगे। जिस प्रकार का सिक्का है, टोटल 100 रुपए है, 5 रुपए के सिक्के हैं, तो 100 को कितने से भाग दोगे? 5 से भाग दोगे। तो क्या आंसर 20 आ जाएगा मेरे भाई? कितना आ जाएगा? 20। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा 100 रुपए में 5 रुपए के सिक्के 20 सिक्के हैं। यही आपसे बोलता 100 रुपए में 50 रुपए के कितने सिक्के होंगे को? आप 50 से भाग दोगे तो आप बोलते हैं सर ये तो 2 ही सिक्के होंगे। बोलता 100 रुपए में 10 रुपए के कितने सिक्के होंगे? तो आप 10 से भाग दे देते 100 को, तो आप बोलते हैं यहाँ पे 10 सिक्के होंगे। तो हम भी मेरे भाई यहाँ पर यही काम कर रहे हैं कि अब की बार हम यहाँ पर जो हमारे पास राशि है उसको भाग देंगे नंबर ऑफ कॉइन्स से। किससे भाग देंगे? नंबर ऑफ कॉइन्स से। कितना होगा नंबर ऑफ कॉइन्स? 3 को 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा? ये आएगा 3। यस या नो? अच्छा, 5 को हम भाग देंगे 1/2 से, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 10। इसी प्रकार से 7 को हम भाग देंगे 1/4 से, ये हो जाएगा आपका 28। यानी कि आपके पास कितने सिक्के होने चाहिए थे?
आपके पास टोटल सिक्के होने चाहिए 3, 10, 13 और 28 कितना 41। यस या नो? कितने सिक्के होने चाहिए थे? 41। अब आप देखो इस 41 में, अगर आप इस 41 में 15 से गुणा कर देते हो, 15 से गुणा कर देते हो मेरे भाई, 615 कॉइन्स आपके पास जो टोटल दिए हैं वो आ जाते हैं। कितने कॉइन्स आ जाते हैं? 615 कॉइन्स आपके पास वो आ गए। तो यहां पे एक बात पता चली कि सर हमने जो मल्टीप्लाई की थी वो 15 से की थी। रेशो को एक्चुअल वैल्यू बनाने के लिए हमने कितने से मल्टीप्लाई की थी? 15 से मल्टीप्लाई की थी। अगर हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 615 है। अब जो पूछा है उसमें 15 से गुणा कर दो। पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो आप बताओ 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना है? 10। यस या नो? तो इस 10 में 15 से गुणा कर दो, और 10 में 15 से गुणा कर दोगे तो 150 आपका आंसर आ जाएगा। यस या नो? कितना आंसर आ जाएगा? 150 आपका सही उत्तर आ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये दो टाइप के कॉइन्स के क्वेश्चन आते हैं जो सीधे सीधे आते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन में आपने नोट किया कि आपको टाइप्स ऑफ कॉइन्स तो दोनों ही क्वेश्चन में दिए हैं, इसमें भी और पिछले वाले में भी। लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में संख्या का रेशो दिया था, लेकिन राशि का रेशो आपको बताना पड़ता, क्योंकि आपको जो कंपैरिजन करने के लिए थी वो आपके पास टोटल क्या थी? अमाउंट ऑफ कॉइन्स था, टोटल राशि थी। डन है बातें? तो इसलिए आपने संख्या से राशि बताई। दूसरे वाला क्वेश्चन देखो, यहां पे टाइप्स ऑफ कॉइन्स था, आपको राशि का रेशो पता था, और आपके पास क्वेश्चन में यहां पर टोटल संख्या दी थी, इसलिए हमें यहां पर संख्या का रेशो निकालना पड़ेगा और इन दोनों की हेल्प से निकालना पड़ेगा। कैसे निकलता है ये बात आपके समझ में आ गई? फटाफट सारे बच्चे कमेंट करके बताओ। क्या इतनी सी बात आपके समझ में आ गई कि आप टाइप्स ऑफ कॉइन और राशि की हेल्प से संख्या कैसे बता सकते हो, संख्या और टाइप्स ऑफ कॉइन्स की हेल्प से राशि कैसे बता सकते हो? ये बात आपके समझ में आ गई क्या? सर जी अगर रुपए निकालना होता तो कैसे करते? रुपये निकालना होता मतलब रुपए निकालना होता तो उसमें आप 15 से गुणा कर दो, जो भी निकालना है उसमें आप 15 से गुणा कर दो, कुछ भी निकालना पड़े। यस या नो? और एक बात और ध्यान रखना, आप जब अपने पेपर में कर रहे होंगे, जैसे यहाँ पर कोई कोई बच्चा इसको 5/4 लिख देता, भाई एस की गुणा करता इन दोनों की तो 5/4 लिख देता। लेकिन जब 5/4 लिखते तो फिर आपका यहाँ पे इसी का रेशो आता, ऊपर वालों का रेशो नहीं आता। तो आपको यहाँ पर दशमलव में लिखना है, इसको किस में लिखना है? दशमलव में लिखना है, भाग देके। ठीक है, क्लियर? ओके, शाबाश। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक्चुअल में क्वेश्चन मैं जो लिया ये सिलेक्शन फेज का लिया, और सिलेक्शन फेज 2024 का लिया। अब ऐसा इसलिए लिया क्योंकि एसएससी जीडी में भी ऐसे क्वेश्चन आए थे, लेकिन वो पहले आए थे, अब लेटेस्ट में नहीं आया। तो अब जो आपका एग्जाम है, जो आपका एडुकेटी करा रहा है, उसमें लेटेस्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन कैसा है समझ लो, दो टाइप्स के कॉइन्स होंगे। जैसे बोल रहा है एक बैग में 5 रुपए का कॉइन्स है, 5 रुपए का कॉइन्स है, आपने बोला हाँ सर। और दूसरा 1 रुपए का कॉइन्स है। यस या नो? आपको दिया होगा मूल्य वर्ग की कुल 180 सिक्के हैं, यानी कि यहां पर 5 रुपए के और 1 रुपए के 180 कुल सिक्के हैं। बोल रहा है बैग में 5 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि कुल राशि 500 रुपए। यहां पे कुल राशि भी दी है। तो देखो यहां पर इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके होते हैं, एक तो बेसिक होता है, एक एलिगेशन होता है। बेसिक क्या होता है समझना ध्यान से। सर अगर टोटल 180 सिक्के हैं, 180 सिक्के, हम यहाँ पे दो प्रकार के सिक्कों की बात कर रहे हैं, एक 5 रुपए के, एक 5 रुपए के सिक्कों की बात कर रहे हैं, और एक बात कर रहे हैं 1 रुपए के सिक्कों की बात कर रहे हैं। दो प्रकार के सिक्कों की बात कर रहे हैं। और हमसे जो पूछा है, हमसे पूछा है 5 रुपए के सिक्कों की संख्या। तो आप मान लो सर ये 5 रुपए के सिक्कों की संख्या x है, तो आप मुझे बताओ 1 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगी? तो आप बोलोगे 180 में से सर x घटा दो, 180 में से x घटा दो। छोड़ो उसको, अब उसको छोड़ो। 180 में से क्या घटा दो? x घटा दो। आपने बोला ठीक है सर x घटा दो। अब देखो मैं आपसे बोला ये आपके टाइप्स ऑफ कॉइन्स बचे, ये आपके टाइप्स ऑफ कॉइन्स हुए, और ये आपकी संख्या हुई, ये आपकी संख्या हुई। अगर मैं यहां पर इनकी गुणा कर दूं तो टोटल 5x आपकी राशि हो जाएगी। यहां पे इसकी गुणा कर दूं तो आप बोलोगे 180 माइनस
x, एक की गुणा करूंगा तो 180 माइनस एक्स, ये आपकी टोटल राशि हो गई। और टोटल राशि किसके बराबर है? टोटल राशि है 500 के बराबर। तो बताओ 5x प्लस 180 माइनस एक्स, ये हो जाएगा अब बराबर 500। अब देखो ये यहां पर बचेगा 4x और 500 में से 180 घट जाएगा तो आएगा 320। अब बताओ x का मान क्या आएगा? आप बोलोगे 320 बटे 4, इसका मतलब 80 सिक्के आ जाएंगे। कितने सिक्के आ जाएंगे? 80। 50 वो 5 रुपए के जो सिक्के थे वो 80 सिक्के थे। 5 रुपए के जो सिक्के थे वो 80 सिक्के थे। आप यहां पे बोल सकते हो सर जो 5 रुपए के सिक्के हैं वो 80 सिक्के हैं और जो आपके 1 रुपए के सिक्के हैं वो 100 सिक्के हैं। आप ऐसे अपना आंसर बता सकते हो। लेकिन एक तरीका और है जो इसका आंसर इससे भी छोटा दे सकता है, इससे भी छोटा। वो क्या है? एलिगेशन। वो क्या है बेटा? वो है आपका एलिगेशन। क्या है एलिगेशन? समझना ध्यान से। मैंने आपसे बोला यहां पर कि आप एक काम करो। क्या करना है? आप एलिगेशन लगाओ। कैसे लगाओ? आप पहले ये बताओ, अगर हमारे पास 5 रुपए के सिक्के होते और टोटल 180 होते तो टोटल कितने सिक्के होते? तो आप बोलते 5 गुणा 180 यानी कि 900। कितना? 900 होते। ठीक है। अब देखो अगर मैं यहां से बोलता आपके पास 1 रुपए के टोटल 180 सिक्के होते तो कितने रुपए होते? आपने कहा सर यहां पर होते 180 रुपए। तो हमने क्या किया, जो दो प्रकार के सिक्के थे उनकी हेल्प से, अगर हम मान ले सिर्फ 5 रुपए के होते तो 900 रुपए आते और अगर 1 रुपए के होते तो 180 रुपए आते। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग क्वेश्चन में इनके बीच की धनराशि है जो कितना है? 500 है। कितना है? 500। अब आप इनमें एलिगेशन लगा दो। कैसे? आप एलिगेशन जब लगाओगे तो आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि इन दोनों का अंतर कितना आएगा? 400। आपको 400 यहां लिख लेना है। इन दोनों का अंतर कितना आएगा? 300। 300 आपको यहां लिख लेना है 320। अब इनको रेशो में बदल दो। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इनको रेशो में बदलूंगा और मैं भाग दूंगा 4 से तो ये 80 आ जाएगा और इसको 4 से भाग दूंगा तो ये 100 आ जाएगा। और आप देखना 80 और 100 को जोड़कर टोटल कितना आ रहा है? 180 आ रहा है। कितना आ रहा है? 180। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 180 टोटल है। तो आपके पास 5 रुपए के सिक्के कितने हैं? 80 है। 1 रुपए के सिक्के कितने हैं? 100 है। ये आपकी कहानी हो जाएगी। एक तरीका और है इसको करने का, वो तरीका भी समझ लो। देखो क्या है, ध्यान से बात समझ लो। वो तरीका भी आपको क्या करना है, आपको क्या करना है यहां पर, ध्यान से बात समझना। आपको क्या करना है यहां पर, आपको देखना है अगर हमारे पास 100 रुपए के 5 सिक्के हैं तो मैं 5 से गुणा कर दूंगा तो 500 रुपए तो यही हो जाएंगे। 100 रुपए के 5 सिक्के हैं तो 500 रुपए तो यही हो गए। इसका मतलब ये ऑप्शन खत्म हो गया। अब अगर मैं यहां पर आपसे बोलूं कि 120 के 5 सिक्के हैं तो 600 हो जाएंगे तो ये भी ऑप्शन खत्म हो गया। अब आपसे बोलूं अगर 60 सिक्के 5 रुपए के होते तो हमारे पास 300 रुपए होते। अब बताओ क्या हमारे पास अगर 1 रुपए के कितने सिक्के होने चाहिए थे? 60 यहां हो गए, टोटल 180 थे, 120 होते तो 120 यहां होते तो टोटल जो रुपए होते वो होते 420। लेकिन हमारे पास टोटल रुपए कितने हैं? 500। तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। बचा हुआ ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एक तरीका था फ्रॉम ऑप्शन। अच्छा, आपको ऐसा ज्यादा अच्छा लगता होगा कि टीचर आपको पढ़ा कम रहा है, बातें ज्यादा कर रहा है आपके साथ में, वहां ज्यादा मजा आता है हंसी मजाक चुटकुलों में। नेक्स्ट देखना बड़े ध्यान से। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां पे बात को समझ लो। बोल रहा है कॉफी और चाय की कीमत का अनुपात आपका 3:4 है। कॉफी और चाय की कीमत का अनुपात
3:4 है। एक परिवार खपत की गई उनकी मात्रा का अनुपात 4:7 है, तो कॉफी और चाय के खर्च का अनुपात बताओ। आप पहले सबसे पहले ये समझो आपको दिया क्या है। बोला है कि हमारे पास दो आइटम है, एक कॉफी है और एक चाय है। अगर मैं बात करूं इनकी कीमत की, अगर मैं बात करूं इनकी कीमत की, तो इनकी जो कीमत का अनुपात है वो 3:4 है। यानी कि अगर मैं बात करूं किसी भी चाय की क्वांटिटी और कॉफी की क्वांटिटी की, अगर ये 3 रुपए की आती है तो उतनी ही मात्रा में चाय 4 रुपए में आती है। आपने बोला ठीक है सर। और अगर हम एक परिवार की खपत की बात करें, एक परिवार अगर कॉफी की खपत कर रहा है 4, तो जो वो चाय की खपत कर रहा है वो 7 कर रहा है। अब आपसे एग्जामिनर ने इनके खर्च का रेशो पूछा है, तो बताओ, कोई भी बच्चा बता सकता है सर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा, खपत आ जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई, किन की मल्टीप्लाई, हम कीमत की और खपत की मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा, खर्च आ जाएगा। अब देखो खर्च बताने के लिए हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, 3 × 4। यहां क्या आएगा, आप बोलोगे 4 × 7। अब देखोगे 4 से 4 कट जाएगा, तो इसका मतलब आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 3:7। कितना, 3:7। जो खर्च का अनुपात है वो 3:7 है। तो ध्यान से बात समझना, जैसा सिक्कों का क्वेश्चन था कि आपको दो रेशो दिए हैं और उनकी मल्टीप्लाई करके तीसरा रेशो बनता है या डिवाइड करके तीसरा रेशो बनता है, वही आपका क्वेश्चन यहाँ पे है। फटाफट से इस नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर हम किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करते हैं, अगर हमें किसी त्रिभुज का एरिया बताना है तो एरिया होता है 1/2 बेस। अच्छा, आपने मेंसुरेशन नहीं पढ़ी इसलिए मैं यहाँ मेंसुरेशन के ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं लाया हूं। बेस इंटू हाइट, यानी कि एरिया जो होता है वो होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आप पढ़ो अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है एक त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 5:3 है। किसका अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात है 5:3। दो त्रिभुज है, क्षेत्रफल का अनुपात 5:3 है। अब उनकी ऊंचाई का अनुपात मेरे भाई, ऊंचाई का अनुपात कितना है, तो आप बोलोगे ये 5:7 है। कितना है मेरे भाई, 5:7। अब बताओ आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है त्रिभुज के आधार का अनुपात बताओ। अच्छा एक बात बताओ, आप खुद सोचो कि सर अगर हमें यहाँ पर आधार का अनुपात बताना है तो यहाँ से देखो जो आधार आएगा रेशो में 1/2 तो कट जाएगा। तो क्या आपको समझ में आया कि अगर हमें आधार निकालना है, बेस निकालना है, तो क्या क्षेत्रफल बटे ऊंचाई हो जाएगा, क्षेत्रफल बटे ऊंचाई हो जाएगा। आपने कहा हाँ सर क्षेत्रफल बटे ऊंचाई हो जाएगा। तो अब देखो क्षेत्रफल कितना है 5, ऊंचाई कितनी है 5, रेशो क्षेत्रफल कितना है 3, ऊंचाई कितनी है 7। अब देखो इस रेशो को सिंप्लीफाई करेंगे 5 से तो 5 कट जाएगा, ये 7 इधर आ जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 7:3। यस या नो, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, सर आप 2D 3D सभी मैथ कराओगे क्या, हाँ सारा का सारा कराऊंगा, आपका विद इन टाइम हो जाएगा। आप देख रहे हो आपके 3 चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएंगे। एक आपका रेशो हो गया, आपका एलसीएम एचसीएफ हो गया, नंबर सिस्टम हो गया। आपका जो पेड कोर्स चल रहे होंगे उससे भी फास्ट हम चल रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके जो बच्चों की संख्या है ना वो लाइव में नहीं देख रहा हूँ। मुझे पता है बाद में बहुत सारे बच्चे देखते हैं, बहुत बच्चे देखते हैं बाद में, ठीक है। तो इसलिए मेरा फोकस है पूरा का पूरा आपका कोर्स कराने पर। अभी जब तक आप कोर्स नहीं करोगे ना तब तक आप सिलेक्शन ले नहीं पाओगे, ये बात सच है। नेक्स्ट देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है जो बार बार पेपर में पूछा जाता है। क्वेश्चन है कि
द प्राइस ऑफ ए डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। यानी कि अगर हम बोले कि किसी डायमंड का जो प्राइस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, यानी कि जो वेट है उसके स्क्वायर के। अच्छा एक बात बताओ, हमारे तुम्हारे जैसे गरीब लोग हैं, कभी डायमंड खरीदने तो गए ही नहीं, गए भी तो वहां पे कभी डायमंड का वेट नहीं कराया। लेकिन जो डायमंड है, डायमंड की क्वालिटी होती है, जितना बड़ा होता है ना, जितना बड़ा होता है उतनी ही कीमत ज्यादा होती है, उतनी ही कीमत ज्यादा होती है। आपने देखा को छोटे डायमंड की कीमत कम होगी और बड़े की बहुत ज्यादा होगी। तो यहाँ पे आपको इसी प्रकार से एक रिलेशन दिया है कि भाई अगर हम प्राइस की बात करें, प्राइस जो है वेट के क्या होगा, वेट के क्या होगा, आप बोलोगे वेट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे हम दो दोस्त दुकान पर डायमंड खरीदने चले गए, एक ने 2 ग्राम की रिंग खरीदी और एक ने 3 ग्राम का डायमंड खरीदा। यस या नो? अब देखो ये तो हमारा वेट था, अगर लेकिन मैं प्राइस की बात करूं तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, यानी कि जिसने 2 ग्राम की खरीदी अगर उसे 4 रुपए पे करने पड़ रहे हैं, तो जिसने 3 ग्राम की खरीदी उसे 9 रुपए पे करने पड़ेंगे। उसे कितने रुपए पे करने पड़ेंगे? 9 रुपए पे करने पड़ेंगे। ये बात आपको बोली है। आप बोलोगे ठीक है, ये बात हम समझ गए। अब आपको बोला कि किसी हीरे की कीमत उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। हीरे की कीमत है 87,880। यह 2 टुकड़ों में टूट गया जिसके भार 5:8 है के अनुपात में, तो हीरे के टुकड़े की कितनी हानि हुई? देखो ध्यान से, अगर मैं वेट की बात करूं, वेट, तो आपने बोला सर हमारा हीरा जो है 2 हिस्सों में टूट गया, पहले हिस्से का वेट 5 था तो दूसरे का 8 था, तो आप मुझे बताओ क्या टोटल वेट, ओरिजिनल वेट 13 होना चाहिए था? बताओ, क्या ये बात समझ गए कि जो ओरिजिनल वेट था वो 13 होना चाहिए था? क्यों? जब हमारे पास 13 था वही तो 2 हिस्सों में टूटा होगा, 5 और 8 में। कितना में टूटा होगा? 5 और 8 में। क्लास खत्म होने के बाद फिर से वीडियो चालू करके देखता हूँ। ओके बेटा, अब देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे यहां से पूछूं कि जो ये वेट है, अब इससे मैं प्राइस के अनुपात की बात करूं, तो आपने बोला सर प्राइस तो अभी अभी आपने बताया था कि जो वेट है उसके स्क्वायर में होगा, तो ये प्राइस पहले वाले का जिसका 5 ग्राम वेट था तो 25, जिसका 8 था तो 8 8 64। लेकिन जब ये हीरा नहीं टूटा था, टूटने के बाद छोटे हिस्से की कीमत 25, बड़े हिस्से की कीमत 64, लेकिन विदाउट टूटे जब वो नहीं टूटा था तो इसकी कीमत 13 का स्क्वायर 169 थी। इसकी कीमत कितनी थी? 13 का स्क्वायर 169। अब बोल रहा है तो बताओ कितने की हानि हुई? तो बड़े ध्यान से बात समझना, बड़े ध्यान से बात समझना। तो ये जो हीरा 169 का आप बेच सकते थे, टूटने के बाद इसकी कीमत कुल 89 रह गई। कुल कितनी रह गई? 89। आप बोलोगे हाँ सर। समझ लो ध्यान से, जो हीरा बिना टूटे 169 का सेल किया जा सकता था, वो टूटने के बाद में छोटा हिस्सा 25 रुपए का, बड़ा हिस्सा 64 का, तो टोटल 89 का सेल किया गया। और इस स्थिति में ये आपको लॉस हुआ, जितना आपने कम का सेल किया ये आपको लॉस हुआ। तो आप देखो, अब आपके सामने 3 नंबर आपको दिख रहे हैं, 3 नंबर। क्या? एक हीरे की ओरिजिनल कीमत कितनी थी, एक हीरे की नई कीमत कितनी थी, और एक हीरे पर होने वाला लॉस। अब जब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, नेट नहीं चल रहा मेरे यहां तो गुड क्वालिटी आ रही है भाई। जब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप एक बात को समझना, आप को एग्जामिनर इन तीनों में से कोई दो का, एक का मान देगा और किसी दूसरे का पूछेगा। जैसे आपसे यहां पे पूछा है कि हीरे की कीमत, तो बताओ क्या यहां पर हीरे की कीमत दी है, इसका मतलब 169 का मान दिया है। और हानि पूछी है, हानि यानी कि 80 का मान आपसे पूछा हुआ है। तो डन है बातें। तो आप देखोगे 87,880 को अगर मैं 169 से भाग दे दूं तो 1 का मान आ जाएगा। किसका मान आ जाएगा? 1 का मान आ जाएगा। अब यहां से आप गुणा कर दोगे किससे? 80 से। 80 से गुणा कर दोगे। अब देखो ध्यान से,
इस 169 से ये 520 बार कटेगा। कितनी बार? 520 बार। और इसकी गुणा कर दोगे तो ये आ जाएगा 41,600। यानी कि 41,600 की क्या हो गई? हानि हो गई। ऑप्शन नंबर बी। सॉरी सर, मैं आपकी लाइव क्लास नहीं देख पाता हूँ, सुबह सुबह कॉलेज होता है, मैं रिकॉर्डेड देखता हूँ। मुझे सब पता है, तुम सुबह को लाइव नहीं देख पाते हो, रात को ज्यादा बच्चे लाइव रहते हो, मुझे पता है। पता है मुझे, आपका स्कूल होता है, आपका कॉलेज होता है, पता है बेटा, परेशान मत हो। मेरा मोटिव आपको पढ़ाने का है, वो मैं पूरा का पूरा कोर्स बेहतरीन तरीके से कराऊंगा, इस बात से बेफिक्र रहो। और मैं देख रहा हूँ कि जो पिछली वीडियोज है उनमें व्यूज बढ़ते जा रहे हैं कंटिन्यू। डन है? इस चीज से बेफिक्र रहो। सुनो ध्यान से। अब देखो, एसएससी जीडी में अभी दो, जहां पर दो हिस्सों में ब्रेक होता है वो क्वेश्चन आया, कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन अगर हम सीजीएल की बात करें, उसमें कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ऐसा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन आपका इसमें भी आ सकता है। कंफ्यूजन क्या है? सर ये बात तो सेम है कि हीरे की लागत उसके भार के वर्ग के समानुपाती है, लेकिन यहाँ एक बात दे दी कि हीरा 17 मिलीग्राम का है, उसकी क्वांटिटी दे दी, हीरा कितने का है? 17 मिलीग्राम का है। तो पहली बात मैं आपको बता दूं, इस वाले क्वेश्चन में ये 17 मिलीग्राम का हो, ये 27 मिलीग्राम का हो, ये 700 ग्राम का हो या 700 किलो का है, ये मैटर ही नहीं करता, इसका यूज ही नहीं करना हमको, पहली बात। दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन सेम हो गया बाकी कि सर 3 स्थितियों में टूटा, 3:5:6 के अनुपात में पूछा, जिसकी प्रारंभिक कीमत इतनी थी, और आपसे क्या पूछा है? हानि पूछा है। बाकी क्वेश्चन सेम है, बस थोड़ा सा डाटा बड़ा हो गया। तो देखो, अगर मैं वेट की बात करूं, वेट की बात करूं तो आप बोलोगे 3:5 किसमें? 6 में टूटता है। तो टोटल वेट कितना होना चाहिए था? 13 होना चाहिए था। 6, 5, 11, 3, 14, 14 होना चाहिए था। अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो ये 3 का स्क्वायर 9 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, और 6 का स्क्वायर 36 होता है, और 14 का स्क्वायर 196 होगा। अब देखो, अगर कोई हीरा 196 का था, वो टूटने के बाद इन सबको जोड़ दोगे तो वो 70 रुपए का बेचा जाएगा। कितने का बेचा जाएगा? 70 का। और इस स्थिति में आपको जो हानि होगी, इसमें से 70 को घटा दो तो 126 रुपए की हानि होगी। यही हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। 126 की हानि। हाँ या ना? किसकी हानि होगी? 126 की। अब आपको 196 का मान दिया है कितना? 5,88,800। तो इस 5,88,800 को, 5,88,000 को आप भाग दे दो किससे? 196 से। आप देखोगे ये इससे कितनी बार कटेगा? 3,000 बार। कितनी बार? 3,000 बार। अब आपसे पूछ रहा है हानि कितनी है, तो 126 से गुणा कर दो, 126 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 378 और कितना? 000। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आप पेपर में कर सकते हो। बताओ, कर पाओगे? बताओ भाई, कर पाओगे नहीं कर पाओगे? क्या करना है? देखो, कुछ बच्चे क्या होते होंगे, इस टोटल वेट को इस 17 से कंपैरिजन करेंगे, और जैसे ही टोटल वेट को 14 को 17 से कंपैरिजन करेंगे वो फंस जाएंगे। हमें इस तरह से कंपैरिजन नहीं करना है। हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर वेट और प्राइस का रेशो बताना है, क्योंकि इस 17 का कोई रोल है ही नहीं। क्योंकि पिछले क्वेश्चन में भी आपने देखा, हीरा का ओरिजिनल वेट कितना था ये मैटर ही नहीं कर रहा था। हीरे का ओरिजिनल वेट यहाँ पर 17 दिया है, ये भी मैटर नहीं करेगा, तो इसका यूज नहीं करना। इसका जैसे यूज करोगे तो वो आपके लिए क्वेश्चन टफ हो जाएगा, नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में आए हैं। जैसे अगर आप देखोगे भी तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं होगा, अगर होगा भी तो बहुत टफ होगा। अब मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी सी चीजें आपको समझनी होगी। अगर आप इन चीजों को समझ लेते हो तो ये वाले क्वेश्चन जो इसको मैं बता रहा हूँ, पढ़ने के बाद भी ऐसे क्वेश्चन को 90% बच्चे नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जो पढ़ाया जाता है ना, वो बहुत टफ तरीके से पढ़ाया जाता है, बहुत टफ तरीके से। बहुत आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, इस बात को ध्यान से समझना। देखो, पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बार स्क्रीन चेंज कर लो।
सुनो ध्यान से। देखो, मैंने बोला आपसे अगर मेरे भाई ए जो है ना, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के, इसका मतलब क्या होता है, ए सीधे सीधे अनुक्रमानुपाती है बी के। आप यही बोलोगे, आप बोलोगे हाँ सर। अच्छा, अगर मैं यहां पे ऐसा लिख दूं ए इजक्वल टू 1/b, इसका मतलब ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, विथ क्रमानुपाती है किसके, बी के। ये बात आप समझ गए। अच्छा, बड़े ध्यान से एक बात समझना हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि सर इसको अगर हम सोल्व करें फिजिक्स की या मैथमेटिक्स की भाषा में, ए अपॉन बी बराबर हो जाएगा के। हाँ या ना, के। तो इसका मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि प्रत्येक टर्म में ये जो है ना के, ये कांस्टेंट वैल्यू आएगी। जब ए अपॉन बी हम करेंगे, पहली स्थिति में ए अपॉन बी करेंगे तब भी सेम आएगा, दूसरी स्थिति में ए अपॉन बी करेंगे तब भी सेम आएगा। तो मैं इसको डायरेक्टली ये बात बोलना चाहता हूं कि आप इसको ऐसा लिखो, सर ये b इधर मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड में जाएगा तो भाग में जाएगा। आप पहली बात ये याद रखो। तो यानी कि a अपॉन बी होगा। आप बोलो पहली स्थिति है तो ये a1 है, ये b1 है। दूसरी स्थिति होगी तो ये a2 होगा और ये b2 होगा। आप इसको डायरेक्टली इस तरीके से याद रखोगे, रख पाओगे? आप बोलोगे हाँ सर रख पाएंगे। अब देखो इसको समझ लो सीधा सीधा, ये इधर b भाग दे रहा है तो दूसरी साइड में जाएगा, क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। और दूसरी साइड में मल्टीप्लाई करेगा तो a1 इंटू b1, यानी कि पहली स्थिति बनेगी। बराबर में लिख दो दोबारा a2 इंटू b2। यस या नो? आप डायरेक्टली इस बात को याद रखोगे, इस बात को याद रखोगे। बहुत सारी स्थिति बन सकती है, खाली जो दो स्थिति मैंने आपको बताई बेटा, सबकी कट ऑफ ज्यादा जाती है, डिपेंड करता है स्टेट के ऊपर। जैसे आप राजस्थान में जाओ, लड़कियों की कट ऑफ ज्यादा चली जाती है लड़कों से। देखो ध्यान से, अब मान लो मैंने आपको बोला कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी स्क्वायर के। भाई ऐसा भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी है ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो बी के, बी स्क्वायर के। तो आप बताओ ये बी स्क्वायर इधर जाएगा तो ए के बटे में आएगा, ए के बटे में आएगा। और पहली स्थिति होगी तो आप बोलोगे a1 अपॉन b1 का स्क्वायर बराबर a2 अपॉन b2 का स्क्वायर। यानी कि जो ये स्क्वायर है ये एज इट इज रहेगा, ये बदलेगा नहीं। मान लो मैं आपको बोलूं कि ए छोड़ो, अब की बार हम लेते एक्स स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वाई के। इस रिलेशन को डिफाइन करने के लिए हम बोलेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन वाई सॉरी, ये y मल्टीप्लाई में जाएगा मेरे भाई। तो आप बोलोगे ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, x2 का स्क्वायर और इंटू y2 इंटू कितना, y2। अगर आप ये बात समझ में आई, देखो आधे बच्चे इसको देख के ही भाग जाते हैं, क्योंकि सच्चाई यही है, सिलेक्शन सबका नहीं होता है। सच्चाई यही है कि सिलेक्शन सबका नहीं होता है। सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो पहले तो कोर्स कंप्लीट करते हैं, फिर रिवीजन करते हैं और फिर प्रैक्टिस करते हैं। तो आप ये बताओ, अगर आपको मैं बोलूं कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आप सबसे पहले इसको लिखना और फिर आप समझ जाना कि अगर बी इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरी साइड में भाग में जाएगा, और एक बार पहली स्थिति और दूसरी बार दूसरी स्थिति। देखो बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ऐसे लिखोगे, और इधर बी भाग में है तो दूसरी साइड में आएगा तो क्या करेगा, गुणा करेगा। तो आप बोलोगे एक बार पहली स्थिति और एक बार दूसरी स्थिति। इसी प्रकार से ये बी भाग में जाएगा, पहली स्थिति दूसरी स्थिति, पहली स्थिति दूसरी स्थिति। समझ में आई बात? बेटा अभी पढ़ लो कट ऑफ के बारे में, बहुत सारे वीडियो बना रहे होंगे, दुनिया वीडियो बना रही है कट ऑफ के बारे में, आप उन वीडियोज को देख लेना। समझना ध्यान से, इस क्वेश्चन को देखो। बोल रहा है द पावर कंजप्शन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज डायरेक्टली विद द स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज अप्लाई। यानी कि जो आपकी पावर कंजप्शन है, जो बिजली की खपत है, वो जितने वोल्टता आप यूज करते हो उसके वर्ग के समानुपाती होती है। तो आप मुझे बताओ कि आप यही बोलोगे कि सर खपत
जो खपत है बिजली की, जो खपत है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्ट तक। यस या नो? वोल्ट तक आप बोलोगे हाँ सर। यानी कि बिजली का जो कंजप्शन है, जो आपका कंजप्शन है, मैं यहां पर आपको बोल देता हूं कंजप्शन, खपत का मतलब कंजप्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टता के स्क्वायर के। ये बात आपको दी है, आप बोलोगे हाँ सर यही दी है ना। देख लो 56 भी कराऊंगा, पहले ये समझो। आप बताओ क्या यहां पर आपको बोल रहा है खपत वोल्टता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वर्ग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? क्या ये बात आप यहां से इस लाइन को पढ़ने के बाद में समझ गए? अगर ये लाइन समझे तो अब इसके बाद एक स्टेप आपको अपनी तरफ से करना पड़ेगा, जो मैंने बताया था। ये वी स्क्वायर इधर भाग में जाएगा तो C1 अपॉन V1 का स्क्वायर बराबर C2 अपॉन V2 का स्क्वायर। ये सिचुएशन आपकी बन जाएगी। अब देखो ध्यान से यहां पर बोला यदि उपकरण में 120 वोल्टता होने पर, अच्छा 120 वोल्टता होने का मतलब पहली स्थिति में आपको ये V1 दिया हुआ है, होने पर बिजली की जो खपत है, बिजली की खपत है, ये आपका कंजप्शन 1 है, खपत 1 ये है। तो आप मुझे बताओ C1 150, आप बोलोगे यस सर। V1 कितना 120 और गुणा 120 बराबर होगा, ध्यान से देखो बोल रहा है यदि वोल्टता 240, वोल्टता मतलब V2 240 है, तो आप मुझे बताओ बिजली की खपत कितनी होगी, यानी कि आपको C2 का मान बताना है। किसका मान बताना है? C2 का। तो C2 आपसे पूछी है और V2 कितनी है 240, 240 गुणा 240। अब आप देखोगे 120 से दोनों नंबर कट जाएंगे 2 बार और ये भी 2 बार। तो बताओ C2 का मान आ जाएगा 150, ये 4 ऊपर जाके गुणा कर देगा, गुणा 4 बराबर 600। अच्छों की हवा टाइट कर देगा ये क्वेश्चन। और देखो एसएससी जीडी 10 फरवरी 2025 में पूछा गया था। एसएससी जीडी 10 फरवरी 2025 में पूछा गया था। यहां तक का तो बेसिक था, आपको पहले ही पता था। क्वेश्चन में कैलकुलेशन बस यही करनी थी, ये बात आपको पता होनी चाहिए थी। चलो इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को देखो क्या दिया है, एक्स वाई स्क्वायर के व्युत क्रमानुपाती है, मतलब एक्स जो है वाई स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप ये बताओ अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो मेरे भाई यही लिखोगे क्या? हाँ या ना, यही लिखोगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब ये y इधर मल्टीप्लाई करेगा तो इसका मतलब हम लिखेंगे x1 और y1 का स्क्वायर बराबर x2 और y2 का स्क्वायर। अब आपको यहां पर अलग अलग स्थिति दी होगी। पहली स्थिति में x 78 होने पर y कितना है 11 है। दूसरी स्थिति में y 2.2 होने पर x का मान बताओ, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, रख दो वैल्यू। x कितना दिया है मेरे भाई, x दिया है 78, y कितना दिया है 11, तो 11 गुणा 11। अब आपसे x2 का मान पूछा है और y कितना दिया है 2.2 गुणा 2.2। यस या नो? अच्छा अगर मैं ये दशमलव हटा दूं, अगर मैं ये दशमलव हटा दूं तो बटे में 100 आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर। देखो ध्यान से, आप यहां पर इस 11 से और इस 11 से इस 22 को भाग दोगे तो 2 बार जाएगा, इस 22 को भाग दोगे तो 2 बार जाएगा। यस या नो? अब समझना ध्यान से बात, अगर मैं इस 4 से इस 78 को भाग दूं, 78 को भाग नहीं देता, 4 से मैं इस 100 को भाग देता हूं तो 25 आता है। तो बताओ क्या x2 का मान 78 गुणा 25 था, और 78 गुणा 25 मतलब 1950। ऑप्शन नंबर सी। सच्चाई यही है, आपको इनके जो सॉल्यूशन बताए जाएंगे वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बताए जा रहे होंगे। के का यानी कि जो मैं आपको यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म बताई थी ना,
आपको इस कांस्टेंट टर्म का मान निकालने के बाद पहले आप फर्स्ट वैल्यू में कांस्टेंट टर्म का मान निकालोगे, उसके बाद सेकंड वैल्यू ऐसे ही रखोगे, उसमें कांस्टेंट टर्म की वैल्यू रखोगे, तो तब जाके आप ये क्वेश्चन कर पा रहे होंगे। लेकिन आप अगर इन रिलेशन को अच्छे से समझ गए कि ये रिलेशन बनते कैसे हैं, ये जो रिलेशन है बनते कैसे हैं, अगर आप ये समझ गए तो इसका मतलब आपके ये क्वेश्चन आसान हो जाएंगे, चाहे अब ये किसी भी एग्जाम में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ गए होंगे आप सब, उम्मीद करता हूं आपकी चीजें क्लियर हो गई होगी। देखो ध्यान से, बोला एक विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग, आपके पास इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, मैनेजमेंट के बच्चे हैं, और बच्चे किसके हैं, साइंस के हैं, एक यूनिवर्सिटी में, जिनका अनुपात क्या है, यानी कि आपके पास इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, आपके पास मैनेजमेंट के बच्चे हैं, और आपके पास साइंस के बच्चे हैं, जिनका अनुपात कितना है। आप बोलोगे सर ये 7:8:9 है। कितना, 7:8:9 है। बोल रहा है इफ इट्स प्रपोज टू इंक्रीज देयर सीट इज 20%, 30% एंड 60% रेस्पेक्टिवली। इनकी जो सीट है वो 20% बढ़ जाए, एसएससी जीडी में कैसे पास करेंगे, फॉर्मूला दिमाग में जा ही नहीं रहा। इसमें तो भाई साहब फॉर्मूला दिमाग में कहाँ भेजा मैंने, मैंने तो आपको ये बताया फॉर्मूला है ही नहीं यहाँ पर। कौन कह रहा है यहाँ पे फॉर्मूला है, अरे भाई फॉर्मूला नहीं है। देखो मैंने बोला अगर बी, देखो ये निशान जो होता है ये बताता है व्युत्क्रमानुपाती अनुक्रमानुपाती, अगर सीधा सीधा लिखा है तो ये अनुक्रमानुपाती है, बटे की फॉर्म में लिखा है तो ये व्युत्क्रमानुपाती है। अब आप इस बी को दूसरी साइड में लेके जाओगे, सबको पता है, चाइना का बच्चा भी बता देगा कि भाग में जाएगा, और जब भाग में जाएगा तो ए अपॉन बी होगा, पहली स्थिति तो A1/B1 बराबर दूसरी स्थिति A2B/B2। ये देखो ये B इधर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो बटे में होता है, ये पता है हमको, और हम इसको इधर लेके जाएंगे तो ये गुणा करेगा, पहली स्थिति A1/B1, दूसरी स्थिति A2/B2, बस इतनी सी कहानी है। फॉर्मूला याद नहीं करना, फॉर्मूला याद ही नहीं करना। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सोचो, बोल रहा है एक्स वाई के व्युत्क्रमानुपाती है वाई स्क्वायर के, तो हमने क्या लिखा, एक्स वाई स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है तो 1/वाई स्क्वायर होता है, व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो 1 के बटे में चला जाता है। अब इस y को इधर लेके जाओगे तो ये गुणा करेगा, तो पहली स्थिति में x1 और y1 का स्क्वायर, दूसरी स्थिति में x2 और y2 का स्क्वायर। अब आपके पास यहां पर x1 का मान दिया है, y1 का मान दिया है, तो दूसरी स्थिति में y2 का मान दिया है, x1 का मान पूछा है, बाकी तो कैलकुलेशन है, बाकी तो सिंपल सी कैलकुलेशन है। आप बोलोगे हाँ सर बाकी सिंपल सी कैलकुलेशन है। बोल रहा है एक विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग, प्रबंधन और विज्ञान की सीटों का अनुपात 7:8:9 है। इसमें क्रम से 20% की वृद्धि होती है, यहाँ पे इसमें 30% की वृद्धि होती है, और तीसरे वाली में 60% की। आप सभी यहाँ पर देखो ध्यान से, मैं यहाँ पर अगर इनमें 20, 30, 60 की वृद्धि करूं तो क्या मैं ऐसा ना कर सकता हूं कि ये 70 है, ये 700 है, ये कितना है, आप बोलोगे ये 800 है और ये 900 है। यस, अब कोई भी बच्चा बता देगा, मुझे बड़े ध्यान से समझना, 700 का अगर मैं 60% निकालू, या 700 का अगर मैं 20% निकालू, यस या नो, कितना परसेंट, 20% निकालू, तो मैं लिखूंगा 20/100, 20/100। और आप यहां से ये बात समझ जाएंगे कि सर हमें 20% निकालने के लिए 700 में सीधा सीधा 20 से गुणा कर दो, और 700 में 20 से गुणा करेंगे तो 140 आ जाएगा, यानी कि 7 में 20 से गुणा करेंगे तो 140 आएगा, तो क्या ये 840 हो जाएगी। आप बोलोगे हाँ सर। अब दूसरी कितनी बढ़ी, 30%, तो 8 में 30 से गुणा कर दो, 8 तिया 24, तो 240 ये बढ़ जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1040। अब देखो ध्यान से, इसमें 60% की वृद्धि हुई, तो 9 में 60 की गुणा करो, 9 छिका 54, 560, तो ये 560 बढ़ गई, 540। अब इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1440। यस या नो, डन है। अब इनका नया रेशो आपसे पूछा है, नया रेशो, तो आप देखोगे नए रेशो में 0 से तो 0 कट जाएगी सबसे पहले,
0 से 0 कट जाएगी। अगर मैं इसको 4 से भाग दूं, यस या नो, तो 4 से भाग दूंगा तो 21 आएगा। इसको 4 से भाग दूंगा तो 26 आएगा, यस या नो। इसको 4 से भाग दूंगा तो 4 तिया 12 और 4 चिक 24, 36 आया, यस या नो। अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। कितना 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप आ जाएगा। देखने में ही हार्ड लगते हैं क्योंकि एक्स वाई आ गया है। कितना आया? डी। डी मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद बताओ। बोल रहा है दो संख्याओं का योग 84 है, जहां पे m जो है 1 से बड़ी है। दो संख्याएं हैं m और, यहां पे देना होना चाहिए था m और n। देखो ये टाइपिंग मिस्टेक होती है। m और n का योग कितना है? 84 है। और m जो है वो 1 से बड़ी है, और उनका जो अंतर है 6 है, तो उनके बीच का अनुपात बताओ। तो आप ये बताओ, क्या आप बोल सकते हो कि m प्लस n बराबर कितना है? आप बोलोगे 84 है। और m माइनस n कितना है? आप बोलोगे 6 है। तो अगर आपसे उनका अनुपात पूछा है, तो मैंने बहुत बार आपको बताया, याद करो, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का अंतर। तो बड़ी संख्या बताने के लिए दोनों को जोड़ दो, 84 प्लस 6। छोटी संख्या बताने के लिए दोनों को घटा दो, तो 84 माइनस 6, ये 90 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। 6 से भाग दोगे, 15 छिका 90 हो जाएगा, और 13 छिका 78 हो जाएगा। और आंसर आ जाएगा 15:13। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, यस या नो। तो बेटा आपके 61 क्वेश्चन में आपका रेशो टॉपिक समाप्त होता है। रेशो टॉपिक क्या होता है? समाप्त होता है। और इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं जाएगा। इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इन 61 टाइप्स के या 61 पैटर्न के क्वेश्चन से बाहर चला जाएगा। एक भी नहीं होगा। आप इनको 2-2 बार, 3-3 बार रिवाइज करना, और तब जाके प्रैक्टिस करना रेशो की। और किससे प्रैक्टिस करना? अपने प्रीवियस ईयर की बुक से प्रैक्टिस करना। डन है। मैं आज आपको एक रेशो की 2 सीटें डालूंगा अभी। एक तो अभी डालूंगा जस्ट नाउ। एक तो डालूंगा आपकी कल वाली, एक आज वाली। एक रेशो के जितने भी क्वेश्चन आए हैं 2025, उसमें क्या कहते हैं 2025 तक, वो सारे के सारे डाल दूंगा, और आप उनकी प्रैक्टिस करना। ठीक है। पर पहले ये जो क्लास है इसको 2-2, 3-3 बार रिवाइज करना, अपने प्रॉपर नोट्स बनाना, फिर उनकी प्रैक्टिस करना। और आपको ये ही 2 महीने का समय है, अगर आप इनमें मेहनत कर लेते हो तो आप जंग जीत सकते हो। तो पहली बात, आप कमेंट नहीं करते क्लास के बाद में। क्लास खत्म होने के बाद में सारे बच्चे अपना अपना कमेंट, अपने अपने रिव्यू जरूर बताना, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में और एफर्ट्स लगा पाए। और नेक्स्ट क्लास होगी प्रपोर्शन की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है प्रपोर्शन की। प्रपोर्शन से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस होते हैं, और एक ही क्लास में आपका प्रपोर्शन खत्म हो जाएगा, यानी कि समानुपात की। चलो मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।